हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रकार्यवाद की अवधारणा, रैडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यवाद और इसकी आलोचनाओं को स्पष्ट किया था। आज का जो टॉपिक है अपना सामाजिक संरचना का सिद्धांत रैडक्लिफ ब्राउन का एमए फाइनल के 5th पेपर से संबंधित है। सेकेंड यूनिट में ये टॉपिक है। रैडक्लिफ ब्राउन मानवशास्त्री सामाजिक संरचना के संबंध में जिन मानव शास्त्रियों ने अपने विचारों को व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया, उनमें सबसे विशेष रूप से जो उल्लेखनीय नाम आता है वह रैडक्लिफ ब्राउन का आता है। इस वाक्य के लिए वो SF नेडेल भी समर्थन करते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर व दुर्खिम ने भी सामाजिक संरचना के शब्द को अपने सिद्धांतों में प्रयोग किया था, लेकिन इतना व्यवस्थित रूप में जो सामाजिक संरचना को सर्वप्रथम समझाया था वो रैडक्लिफ ब्राउन ने ही समझाया था। सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द है उसका प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। उन्होंने सावयव की तुलना, जो शरीर है उसकी तुलना समाज से करके सामाजिक संरचना शब्द को बताया था। साधारणतः लोग सामाजिक संरचना को एक व्यवस्था, संगठन, सकूल, प्रतिमान, यहाँ तक कि समग्र रूप में समाज का पर्यायवाची ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक संरचना का निर्माण, जैसे जो भी संरचना है अपने समाज की, प्रत्येक संरचना का निर्माण एकाधिक अंगों के सहयोग से होता है। कोई एक अंग पूरी संरचना को नहीं बना लेता। जिस प्रकार से अपना शरीर है उसके विभिन्न अंग हैं, उनसे अपने शरीर का गठन तैयार होता है या संगठन तैयार होता है पूरे सारे अंगों के जुड़ने से। उसी प्रकार से सामाजिक संरचना में भी जो निर्माण करने वाली एकाधिक अंगों के सहयोग से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। कोई भी संरचना अखंड नहीं हो सकती, मतलब कि उसको अलग अलग आप उसमें स्थिति में तोड़कर उसको नहीं समझ सकते उनके अंगों को। इस संबंध में दूसरी बात यह है कि इन अंगों में परस्पर एक संबंध होता है और वह संबंध अपेक्षाकृत स्थायी भी होता है। अगर कोई संरचना है, उसके जो तत्व है अगर उनमें स्थायित्व नहीं है तो हम मतलब उसको संरचना नहीं कह सकते, कि उसमें स्थायित्व होना जरूरी है। हर संरचना की विशेषता है कि उसमें परिवर्तन, निरंतरता बनी रहती है। संरचना में उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं संरचना में, या कुछ अंग ऐसे होते हैं जो अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं, उसी से वो संरचना बनी रहती है, नहीं तो संरचना नष्ट हो जाती है। तो रैडक्लिफ ब्राउन ये कहते हैं, उनका कहना इस प्रकार से कि संरचना स्थायी तत्वों या अंगों का एक प्रतिमान है और इस कारण इनमें अत्यधिक परिवर्तनशील तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ऐसे तत्व जो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील हैं, उन तत्वों को हम सामाजिक संरचना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं कर सकते। संरचना के अध्ययन में हम आवश्यक रूप में संपूर्ण वस्तु या समग्र के अंतर्गत अंगों के अंतसंबंध या क्रमबद्धता का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से हम समाज की शरीर की संरचना को समझने के लिए इन जो अंग हैं अपने, उनके अंगों के बीच में किस प्रकार का अंतसंबंध है और किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से वो व्यवस्थित है, उस प्रकार से हम समझते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सामाजिक संरचना का भी अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम तभी व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं जब उसके अंगों के बीच में क्या अंतसंबंध है या क्या क्रमबद्धता है, उसको ध्यान में रखकर अगर हम सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं तभी हम सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं। और प्रत्येक सामाजिक संरचना के उप विभाजन होते हैं, उप अंग होते हैं, और प्रत्येक सामाजिक संरचना में संस्कृति भी पाई जाती है। रैडक्लिफ जो ब्राउन है, उन्होंने अपनी जो सामाजिक संरचना का जो सिद्धांत था, उनकी जो पुस्तक थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में ये पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। जैसा कि रैडक्लिफ ब्राउन मानते हैं कि सावयव के रूप में नहीं अपितु सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्थितियों पर आसीन रहने वालों के रूप में विवेचित मनुष्यों से ही सामाजिक संरचना बनती है। ये व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व देते हैं रैडक्लिफ ब्राउन के। जो समाज का जो अपना सिस्टम में जो व्यवस्था है उसमें जो व्यक्ति आसीन है
जिन पदों पर आसीन हैं, जिस प्रकार से शरीर के अंग पर्टिकुलर जगह पर स्थित होते हैं, उसी प्रकार से समाज की संरचना में भी व्यक्ति पर्टिकुलर उनको एक स्थान दिया हुआ है। उनसे उनके बीच में जो अंत संबंध पाए जाते हैं, उसी से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। दूसरा ये कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन देते हैं कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही है। इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व देता है। वो कहता है कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं और स्वयं संरचना संस्थात्मक रूप में परिभाषित तथा नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूप या क्रमबद्धता है। जब ये व्यक्ति सामाजिक संरचना के जो अंग हैं वो संस्थात्मक का तात्पर्य है कि कुछ नियमों, कुछ तरीकों, कुछ मानदंडों के अनुसार उनको जो जहाँ वो स्थित हैं उनके अनुसार अपने संबंधों को वो बनाते हैं और व्यवस्थित करते हैं। इन्हीं संबंधों के व्यवस्थित क्रम, व्यक्तियों के और इन संबंधों के व्यवस्थित क्रम को ही हम संरचना कहते हैं। व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूप या क्रमबद्धता है संरचना। इस प्रकार परिभाषित या नियमित संबंध समाज के सदस्यों को एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित कर देता है और व्यक्तियों या समाज के सदस्यों का यह व्यवस्थित रूप ही सामाजिक संरचना है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार क्या कहना चाह रहे हैं, लास्ट जो टॉप लाइन है इसमें, कि परिभाषित या नियमित संबंध, वह संबंध जिनको हम परिभाषित कर सकें। नियमित का मतलब जो समाज के नियम मानदंडों के अनुसार बन रहे हैं या बनाए जाते हैं, समाज के सदस्यों को एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित कर देता है। ये जो संबंध है परिभाषित और नियमित या संस्थात्मक संबंध, वो समाज के व्यक्तियों को एक व्यवस्थित ढंग से, निश्चित ढंग से व्यवस्थित कर देता है और व्यक्तियों या समाज के सदस्यों का ये व्यवस्थित रूप ही सामाजिक संरचना है। व्यक्तियों या समाज के सदस्यों का ये व्यवस्थित रूप ही सामाजिक संरचना है कि व्यक्ति अपने अपने स्थान पर, जहाँ समाज में उनको स्थान मिला हुआ है, वो समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं और वो एक दूसरे से अनुसंबंधित हैं। इसी को रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना कहते हैं। ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना एक गतिशीलता व निरंतरता है। मतलब कि सामाजिक संरचना स्थिर नहीं होती, वो हरदम परिवर्तित होती रहती है, उसमें गतिशीलता पाई जाती है, उसमें स्थिरता नहीं होती। इसको उदाहरण को अपन ऐसे भी देख सकते हैं, आपने देखा समाज में नए सदस्य जन्म लेते हैं, दूसरे समाज या समुदाय से नए सदस्य आते हैं और अपने समुदाय को छोड़कर अन्य समुदाय में जा बसने के लिए लोग चले भी जाते हैं। उसी प्रकार जैसे विवाह और विवाह विच्छेद दोनों ही होते हैं। युद्ध में लोग मरते हैं तो कोई नया आविष्कार करके अमर भी बन जाते हैं। जैसे राजा भिखारी बन जाता है तो भिखारी शासक की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। समाज के सदस्यों या मनुष्यों में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रभाव संरचना पर अवश्य पड़ता है। इसके फलस्वरूप वास्तविक संरचना में परिवर्तन हो सकता है और होता भी है, परंतु सामान्य संरचनात्मक स्वरूप पूर्णतः ही बहुत कुछ स्थिर रहता है। यहाँ वास्तविक संरचना से तात्पर्य स्वयं समाज के सदस्य या मनुष्यों से है, जिनसे वास्तविक रूप में संरचना बनती है। अब आप वापस मैं आपको दोहराऊंगा कि रेडक्लिफ ब्राउन वास्तविक जो संरचना है उसमें किसको ज़्यादा महत्व दे रहा है, समाज के सदस्यों मनुष्यों से, जिनसे वास्तविक रूप में संरचना बनती है। इसी प्रकार यदि हम तुलनात्मक रूप में स्थिर किसी समुदाय में आज जाएं और 10 वर्ष के पश्चात फिर वहाँ जाएं तो हम निश्चित ही ये पाएंगे कि उस समुदाय के बहुत से सदस्य मर चुके हैं और अन्य बहुत से पैदा हो गए हैं और पुराने जो सदस्य उस समय भी जीवित हैं, वह पहले की अपेक्षा 10 वर्ष
और बूढ़े हो चुके हैं, अर्थात 10 साल बाद उस समुदाय की वास्तविक संरचना में हमें पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलता है। इसको मैं शॉर्ट रूप में ये समझा दूं कि अगर समय के अनुसार देखो संरचना में परिवर्तन आता है, क्योंकि ये व्यक्ति समाज के जो सदस्य हैं व्यक्तियों को ही ये वास्तविक संरचना के रूप में रेडक्लिफ ब्राउन अगर देखता है तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति अमर तो नहीं है, मृत्यु भी होती है, जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। तो अगर हम कुछ समय बाद में देखेंगे तो वास्तविक संरचना के जो रूप है उसमें परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ का जन्म हो जाता है। तो संरचना में इस प्रकार का आधार स्वरूप काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो 10 साल पहले जो व्यक्ति थे उस संरचना में जहाँ आसीन थे, जहाँ उनको समाज ने स्थिति दे रखी थी, वो व्यक्ति आज भी वो वहाँ है। तो रेडक्लिफ ब्राउन संरचना को समाज के सदस्यों के उसके दृष्टिकोण से देखते हैं। अगला जो इनका टॉपिक आता है कि पहला तो ये था कि सामाजिक संरचना एक गतिशील व निरंतरता है। उसका उदाहरण ये है कि समाज की जो वास्तविक संरचना है उसमें जो व्यक्ति हैं वो समय के अनुसार उनको अगर आप सदस्य मानो संरचना का तो आपने देखा होगा कि उनकी डेथ होती रहती है और नए सदस्य आते रहते हैं, तो संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन वास्तविक जो संरचना है वो मूलतः बनी रहती है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के स्थानीय पहलू पर भी विचार किया है कि ऐसा नहीं है कि सभी समाजों की संरचना या समुदायों की संरचना एक सी होगी, वहाँ के स्थानीय जो पहलू हैं वो भी संरचना को प्रभावित करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के स्थानीय पहलू पर भी विचार किया है। उनका कथन है कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई समुदाय या समाज संसार के अन्य सभी समाजों से पूर्णतः पृथक हो और उसका उन अन्य समाजों से कुछ भी संपर्क न हो। वर्तमान समय में सामाजिक संबंधों का जाल समस्त संसार में फैला हुआ है, फिर भी प्रत्येक सामाजिक संरचना का एक स्थानीय पहलू होता ही है। कि आपने देखा होगा आदिम समाज की सामाजिक संरचना जो है परिवार या नातेदारी की वो अलग प्रकार की आपको मिलेगी। आधुनिक जो समाज है अपना आज जिसको अपन उत्तर आधुनिक परिवार या समाज भी जो कहते हैं, उसके परिवार की जो स्थिति है, संरचना है या नातेदारी की जो संरचना है वो आपको अलग तरह से मिलेगी। तो ये कहते हैं कि स्थानीय पहलू पे भी अगर आप सामाजिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके स्थानीय पहलू को भी हमारे को जरूर समझना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए कि स्थानीय पहलू सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक क्षेत्र का उल्लेख करके संस्कृति की संरचना के एक स्थानीय पहलू के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने एक स्थानीय पहलू के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने जब सामाजिक संरचना का अध्ययन करा तो सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर उन्होंने सामाजिक संरचना को समझाया था। जैसा कि मैंने आपको प्रकार्यवाद में बताया है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों को उन्होंने स्पष्ट करा और उन्होंने उनके संरचना जो है उस संदर्भ में न देखकर उसको प्रकार्यवाद रूप में ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया था। तो सांस्कृतिक क्षेत्र का उल्लेख करके संस्कृति की संरचना के स्थानीय, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पहलू के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तीसरा जो पॉइंट है, रेडक्लिफ ब्राउन ये मानते हैं स्थानीय संरचना को वह वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र भी प्रभावित करता है। अगर हम किसी सामाजिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ की जो स्थानीय संरचना है, वो वहाँ की जो सामाजिक स्थानीय संरचना है, वहाँ उसके जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भी उसको काफ़ी प्रभावित करता है। व्यक्तियों के व्यवहार व व्यक्तित्व को प्रभावित करता है ये भौगोलिक क्षेत्र। थर्ड जो टॉपिक है, रेडक्लिफ ब्राउन
के अनुसार दो समाजों की सामाजिक संरचना का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो संरचनाओं के स्थानीय पक्षों पर भी विचार कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हमें दो समाजों की सामाजिक संरचना का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ उनकी संरचनाओं में हमारे को अंतर मिलेगा, क्योंकि स्थानीय जो पक्ष हैं, भौगोलिक जो क्षेत्र है, उसका भी वहाँ की स्थानीय समस्याओं पर प्रभाव पड़ता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो परिवार की सामाजिक संरचना का अध्ययन करना है या नातेदारी की सामाजिक संरचना का अध्ययन करना है, तो अलग अलग प्रकार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अनुसार वहाँ की स्थानीय संरचना का निर्माण होता है। ऐसा इन्होंने उदाहरण के द्वारा भी इन्होंने समझाया है। काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि वहाँ की पारिवारिक संरचना बहुपति विवाह भी आपको मिलेगा, बहुपत्नी विवाह भी वहाँ मिलेगा। कहीं परिवारों का जो स्वरूप है पितृसत्तात्मक भी मिलेगा और कहीं मातृसत्तात्मक भी मिलेगा। तो वहाँ के भौगोलिक जो स्थानीय पहलू है उनसे वहाँ की वो संरचना प्रभावित होती है। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थोड़ा और सांस्कृतिक क्षेत्र का उल्लेख करके मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जैसे हेरेस्कोविट ने भी, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, कि सांस्कृतिक क्षेत्र का उल्लेख करके संस्कृति की संरचना को एक स्थानीय पहलू के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया है।